नमस्कार। मैं अरुण के शर्मा, एनालिस्ट वन थॉट। आज बात करेंगे हमारे सीमावर्ती कश्मीर में जो इलाके हैं वहाँ पर क्या हाल रहा जब पाकिस्तान की तरफ से 22 अप्रैल को 26 लोगों का नरसंहार कर दिया गया। और उसके बाद जब भारत ने 6 तारीख से लेकर 10 तारीख तक, 6 तारीख और 7 तारीख की रात को जब उनके ठिकानों पर, जो कि आतंकवाद की फैक्ट्रियों की तरह काम कर रहे थे, उसके बाद 10 अप्रैल के बाद जो हालात हुए और उस दौरान जो सीमावर्ती इलाके थे वहाँ के लोगों ने अपना जीवन कैसे यापन किया, तो ये एक रिपोर्ट है जो एलओसी के आखिरी परिवार ने पाकिस्तानी बमबारी के बीच अपनी जिंदगानी को कैसे झेला, अपनी जान को कैसे बचाए रखा और बंकर में वो किस प्रकार गए, वहाँ पर जाकर कितने घंटे रहे। बॉर्डर पर उनका घर है, लेकिन पहली बार ऐसे हालात को देखा गया। अगर एलओसी पर तनातनी ना हो और फायरिंग गोलाबारी ना हो तो पुंछ में हमारी जिंदगी सऊदी अरब से भी ज़्यादा अच्छी है। जब गोलाबारी होती है तब यही लगता है कि हमारी ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं। अमन है तो सब कुछ है, वरना कुछ भी नहीं। पुंछ के करमाडा गांव में एलओसी के करीब आखिरी घर मोहम्मद शरीफ नामक व्यक्ति का है। सऊदी में कारोबार करने के लिए काफ़ी समय तक रहने वाले शरीफ जब परिवार के साथ पुंछ में रहने के लिए आए और वो उनका परिवार खुश है कि सरहद पर अमन चैन वापस लौट आया है। बंकर ना होता तो जान बचाना मुश्किल था। हमें ऐसा लगा ही नहीं कि अब या दोस्त यार मिल पाएंगे। मतलब ऐसा लगता था कि अंतकाल निकट आ गया। मोहम्मद शरीफ ने घर से एलओसी पर और पीओ के जो है, जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, वो उनके घर से साफ दृष्टिगोचर होता है। इसलिए तनाव के वक्त में खतरा भी ज़्यादा रहता है, क्योंकि नंगी आँखों से बगैर किसी दूरबीन के या बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट की सहायता के वहाँ से साफ साफ देखा जा सकता है। भारत पाकिस्तान के बीच चले 5 दिन संघर्ष के बाद 11 मई की शाम सीज फायर हो गया। 10 मई की शाम को हुआ वैसे। इसके बाद बॉर्डर के आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस सैनिटाइजेशन में जुटी रही। जवान घूम घूम कर देख रहे थे। बमबारी के दौरान गिरे शेल, ड्रोन, मिसाइल या बम जो अभी भी जिंदा थे उनको कलेक्ट कर रहे थे। लाइव बम को तलाश कर डिफ्यूज़ किया जा रहा था। पुंछ पर ये आखिरी गांव है और ये जो है भारत की साइड में है। इसके बाद पीओके है, पीओके लगता हुआ है। पीओके की एक पतली लाइन जो है वो जम्मू कश्मीर के लेफ्ट साइड में जाती हुई नज़र आती है और दाएं हाथ पर अक्साई चीन और उससे ऊपर सियाचिन ग्लेशियर है। और ये जो गांव है इसका नाम है चक्कंदा बाग, करमाडा गांव। ये पुंछ के अंदर है और सीमावर्ती गांव है। सीज फायर के एक हफ्ते बाद हम भारत पाकिस्तान के बीच वार फ्रंट बने पुंछ के एलओसी के आसपास वाले इलाकों में पहुंचे। हमने सेना के सैनिटाइजेशन के अभियान को करीब से देखा। साथ ही जानने की कोशिश की कि जंग के दौरान पे एलओसी में रहने वाले लोगों की जिंदगी किन हालातों से गुजरती है। पुंछ का करमाडा गांव एलओसी के इलाके में पाकिस्तानी बम डिफ्यूज़ कर रहे जवान हम पुंछ से चक्कंदा बाग ट्रेड सेंटर और करमाडा लाइन ऑफ कंट्रोल के रास्ते बॉर्डर के आखिरी गांव
करमाडा देखने जा रहे थे, तभी जोरदार धमाके की आवाज़ आई। एक पल को समझ नहीं आया कि ब्लास्ट की आवाज़ कहाँ से आई। तभी पास में मौजूद एक आर्मी यूनिट ने बताया कि पाकिस्तानी बमबारी में जो आर्टिलरी शेल फटे नहीं थे उन्हें डिफ्यूज़ किया जा रहा है। यानी जो बम इधर गिर गए परंतु एक्सप्लोज हो नहीं पाए, आवाज़ उसी बम को डिफ्यूज़ करने की है। यहाँ पर एक घर के पास गिरा बम पाकिस्तानी, फटा नहीं, बिना ज़मीन पे कई फीट नीचे धंस गया। आर्मी के जवान 4 से 5 फीट गहरा गड्ढा खोदकर उसे निकालकर डिफ्यूज़ कर रहे थे। बॉर्डर का आखिरी परिवार बमबारी से भी नहीं छोड़ा। उन्होंने 6 और 7 मई की दरमियानी रात को भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी बमबारी शुरू हुई, वो 5 दिन तक चली। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान जम्मू के पुंछ जिले में ही देखा गया। पाकिस्तानी गोलाबारी में अकेले पुंछ में 16 लोगों की, सिविलियंस की मौत हो गई। ज़्यादातर लोगों ने पुंछ छोड़कर जम्मू का रुख कर लिया था। हालांकि उस दौर में करमाडा गांव में मोहम्मद शरीफ के परिवार ने घर नहीं छोड़ा। एलओसी के करीब आखिरी घर मोहम्मद शरीफ का है। इसके आगे कुछ सिक्योरिटी फोर्सेस ही जा सकती हैं। बमबारी का दौर याद कर शरीफ कहते हैं कि पहला बम गिरने के बाद से जब गोलाबारी तेज हो गई तब मुझे एहसास होने लगा था कि हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा। मैं सोचने लगा था कि अपने किसी रिश्तेदार, दोस्त, यार से फिर कभी नहीं मिल पाऊंगा। पहली रात से ज़्यादा तो दूसरी रात को गोलाबारी हुई। हमें लगा अब तो ये जंग बढ़ती ही जा रही है। हालांकि गोलाबारी के बाद से ही आर्मी वाले हमारा हालचाल पूछते रहे, हम किस हाल में हैं, मकान में कोई नुकसान तो नहीं हुआ, पास में पुलिस चौकी भी है। वो भी हमारी खैरियत लेते रहते थे। जिस दिन गोलाबारी बंद हुई, सीज फायर हुआ, उस दिन हमने राहत की सांस ली। सीज फायर के बाद एक दिन थोड़ी बहुत फायरिंग हुई जो 10 तारीख रात को हुई थी, लेकिन उसके बाद हालात बेहतर हैं। मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि पुंछ में एलओसी से सटे इलाकों में रहने वालों के लिए 7 मई से लेकर 11 मई तक अब तक की सबसे खौफनाक गोलाबारी देखी गई। गांव में 2 बंकर हैं। बमबारी में 5 दिन इसी में रह रहे गांव वाले मोहम्मद शरीफ के घर के पास ही सरकार ने बंकर बनवा रखा है। करीब 1 फीट चौड़ी दीवारों वाला बंकर कंक्रीट और लोहे से बना है। इसे इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आर्टिलरी शेल या स्प्लिंटर किसी भी स्थिति में अंदर बैठे लोगों को नुकसान ना पहुंचा पाए। बंकर में हवा और रोशनी का भी इंतजाम है। इसके लिए छत के पास पतली पतली खिड़कियां बनाई गई थी। उन्हें भी इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि कोई भी स्प्लिंटर अंदर बैठे लोगों को ना लग पाए। करमाडा गांव में बने बंकर, जहां बमबारी के दौरान मोहम्मद शरीफ का परिवार, गांव के बाकी कई परिवार भी रहे, वैसे आम दिनों में बंकर वीरान पड़े रहते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के हालात में गांव के लिए यही ठिकाना बनता है। बमबारी से पहले बंकर साफ करके यहाँ बैठने और लेटने का इंतजाम किया गया। गांव के पास 100 लोगों ने इन 2 बंकरों में करीब 4-5 दिन का वक्त बिताया। इसी बंकर की वजह से आसपास के लोग भरोसे के साथ अपने घर पर टिके रहे, उन्हें घर नहीं छोड़ना पड़ा। शरीफ कहते हैं कि हम बॉर्डर के आखिरी गांव, घर और पाकिस्तान के सबसे करीबी होते हुए भी यहाँ इसलिए टिके रहे क्योंकि हमारे पास बंकर था। बंकर की वजह से हम सेफ महसूस कर रहे थे। जब गोले गिर रहे थे हमारे बच्चे डर रहे थे, रो रहे थे, लेकिन बंकर ने हमारा भरोसा, मतलब उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि भरोसा बनाए रखा। मोहम्मद शरीफ की बेटी आसमा शरीफ भी बमबारी के वक्त घर पर ही थी। वे बताती हैं कि उन्हें किचन की खिड़की से भी स्प्लिंटर आने का डर सताता रहता था। उन्हें सिर्फ बंकर ही एक सेफ जगह लग रही थी, इसलिए उन्हें 1 हफ्ते के लिए किचन भी बंकर में ही शिफ्ट कर लिया था ताकि परिवार और गांव के लोगों के लिए खाने का इंतजाम किया जा सके। मोहम्मद शरीफ की बेटी आसमा शरीफ बताती हैं, रात करीब 2 बजे से ही पुंछ में सीमा पार से गोलाबारी शुरू हो जाती थी और कई बार लगातार 12 घंटे तक होती रहती थी। इसलिए बंकर बनवाकर दे सरकार, बाकी कोई सुविधा भले दे अथवा ना दे,
पाकिस्तान को लेकर मोहम्मद शरीफ कहते हैं कि ये हालात देखने के बाद हमने आर्मी के साथ हुई मीटिंग में कहा था कि सरकार बस हमारे लिए बंकर बनवा दे, बाकी कोई सुविधाएं भले ही ना दे। बंकर से हमारे बच्चों और पूरे गांव महफूज रहेगा। अभी सिर्फ आधे गांव में बंकर है, आसपास के गांव में तो और भी कम बंकर हैं। ऐसे हालात देखने के बाद सरकार को सबसे पहले सीमा वाले इलाकों में बंकर बनाने की आवश्यकता है। वो आगे कहते हैं कि अगर पाकिस्तान ऐसी शरारतें करता रहेगा तो अभी भीख मांग रहा है और आगे चलकर भीख मांग कर मरेगा। मतलब उसको कोई भीख भी नहीं देगा। इतनी बमबारी में पैसा खर्च होता है, दोनों तरफ की आवाम मारी जा रही है। ये पैसा लोगों पर भलाई के लिए खर्च होना चाहिए था, जो बमबारी में खर्च हो रहा है। जो सीज फायर हुआ अच्छा हुआ। जो कहते हैं हम कश्मीर लेंगे, वो कश्मीर लेकर करेंगे क्या? अभी हम अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर अमन होगा तो पाकिस्तान से भी टूरिस्ट आकर यहाँ के नज़ारे देख सकेंगे, कारोबार होगा, कश्मीर को भी फ़ायदा होगा। लड़ाई से कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, ऐसी विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। और पुंछ में जो नुकसान हुआ है इन इलाकों में, उसमें कृष्णा घाटी, गुलपुर, मनकोट, पुंछ, ये सारे इलाके, और इसमें एक मंदिर भी है, एक गुरुद्वारा भी है, एक मस्जिद है, स्कूल है, दुकानें हैं, मकानों को भी नुकसान पहुंचा है। 16 के करीब मौतें हो गई हैं और 60 से ज़्यादा लोग हमारे सिविलियंस घायल हो गए हैं। घर भले ही बॉर्डर के नज़दीक है, लेकिन पहली बार ऐसे हालात देखने में आए। 8वीं क्लास में पढ़ने वाली सारा फातिमा का घर भी LOC के बिल्कुल नज़दीक है। सारा बमबारी के वक्त को याद करते हुए कहते हैं कि हम बॉर्डर पर रहने वालों की ज़िंदगी और अंदरूनी इलाकों में रहने वाले मेरे दोस्तों की ज़िंदगी में बहुत फ़र्क है। बॉर्डर पर जब भी तनाव होता है तब हमारे घर के एक डर का माहौल जो है वो जीने के लिए मजबूर कर देता है। ऐसा लगता है कभी भी कुछ हो सकता है। ऐसे वक्त में गांव में रहने वाले जो समृद्ध परिवार हैं वो दूसरे इलाकों का रुख कर लेते हैं। आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं कि हम भी घर छोड़कर जा सकें। तो ये त्रासदी है वहाँ की लोगों की, वो बताई जा रही है। लिहाजा हमारे पास घर में रुकने के सिवा कोई रास्ता बाकी बचता नहीं है। तनाव के हालात में हमने गांव में बने बंकर में ही रहकर जान बचाने का काम किया। हालांकि हमारे गांव के एक हिस्से में अब भी बंकर नहीं है, जहां रहने वालों के लिए ये वक्त काटना अति कठिन हो जाता है। मोहम्मद हमजा हमें अपने घर के पास उस जगह ले गए जहां आर्टिलरी बम गिरा था। उन्होंने दिखाया, खेत के आसपास लगे पेड़ों के परकच्चे उड़ गए थे। वो कहते हैं जब घर के ठीक पीछे बम गिरा था तब आवाज़ इतनी ज़ोरदार थी कि कुछ लोगों के कान कुछ देर तक सुन्न पड़ गए थे। वे कहते हैं कि उन हालातों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। ऐसा डर का माहौल था। भले मेरा घर बॉर्डर के बिल्कुल नज़दीक है, लेकिन मैंने इतने करीब से पहले कभी जंग जैसे हालात नहीं देखे थे। इतिहास की किताबों में जंग के बारे में पढ़ा जरूर था। अब समझ आता है कि जिन लोगों ने जंग के दौर देखे होंगे वो कैसे हालातों में और किस खौफ के माहौल में जीवन जीते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये रास्ता POK की ओर से आता है। पुंछ के करनाडा गांव के हिस्से में पाकिस्तान और अधिकृत कश्मीर साफ नज़र आता है। गांव में और बंकर बने ताकि हमें घर ना छोड़ना पड़े, हम यहीं टिके रहें। रास्ते में LOC के पास रहने वाले अंजुम महमूद जो है वो पेशे से वकील हैं। अंजुम कहते हैं जंग के हालात में हम अपनी जान बचाने के लिए जम्मू की तरफ भागे। कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ गया, कोई होटलों में जाकर रुका रहा, क्योंकि हमारे इलाके में इतने बंकर हैं ही नहीं कि उसमें पूरा गांव आ जाए। उस वक्त हमारे इलाकों में सबसे ज़्यादा ज़रूरत बंकरों की थी। गांव और मोहल्लों के स्तर पर 100 लोगों की क्षमता वाला कम से कम एक बंकर बनना चाहिए, ताकि हमें जंग के हालात में पुंछ छोड़कर ना भागना पड़े। बॉर्डर पर पिछले दिनों जैसे हालात बने रहे, आगे उससे बचने के लिए सबसे ज़्यादा इसी बात की ज़रूरत होगी। सीज फायर की बात पर अंजुम बताते हैं पहले भी कई बार सीज फायर हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान में हर बार उसको तोड़ने का काम किया है। ऐसे में ज़रूरी है हमें पहले से ही अपनी तैयारी करके रखनी चाहिए, ताकि अपने लोगों को ज़िंदगी की जो
सुरक्षा है उसको पुख्ता किया जा सके। बंद पड़ा चक्कंदाबाग क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर। करमाड़ा गांव के आखिरी गांव से जो रास्ता है पीओ के रावला कोट में साथ आता है, इसी रास्ते पर चक्कंदाबाग क्रॉस एलओसी ट्रेड सेंटर है और फिलहाल ये बंद पड़ा हुआ है। इस ट्रेड सेंटर को 21 अक्टूबर 2008 को औपचारिक रूप से भारत और पाकिस्तान के बीच कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के तहत शुरू किया गया था। इसका मकसद नियंत्रण रेखा के दोनों ओर रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक सहयोग और संपर्क को बढ़ावा देना था। इस ट्रेड सेंटर के साथ साथ श्रीनगर मुजफ्फराबाद मार्ग भी व्यापार के लिए खोला गया था। 2008 से 2019 तक बिजनेस रेगुलर होता था, व्यापार रेगुलर होता था। हालांकि इस बीच में आतंकवादी घटनाओं और बॉर्डर पर तनाव के कारण रुकावटें आती रहीं। फिलहाल ये पूरी तरह से बंद पड़ा है। पुंछ में 42 जिंदा शेल डिफ्यूज किए गए हैं, जिसकी हमने पहले भी आपको सूचना दी थी। आर्मी ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में एलओसी के पास 42 जिंदा शेल डिफ्यूज किए। ये सभी सीमा पार से हुई फायरिंग के दौरान भारतीय सीमा के अंदर गिरे थे। डिफेंस स्पोक्स पर्सन ने बताया है कि ये शेल बॉर्डर से सटे इलाकों झुल्ला, सलोत्री, धारती और सलानी इलाकों से मिले थे। इस बात की हमने पहले अपने एपिसोड में भी इसकी चर्चा की थी। जो ये 4 इलाके हैं वहाँ पर 42 बम डिफ्यूज किए गए हैं भारतीय सेना द्वारा। वहाँ पर जो बम डिफ्यूज करने वाला जो बम डिस्पोजल स्क्वाड होता है वो काम करता है, वो एक्सपर्ट होता है और वो इस तरह के बम शेल को डिफ्यूज करने का एक्सपर्ट होता है। आपको अगले एपिसोड में हम पाकिस्तान फायरिंग से बच नहीं सकते 13 साल का ये विहान है, उसकी हम चर्चा आपसे करेंगे। फिलहाल हम आपसे आज्ञा चाहते हैं और एक बार फिर से प्रार्थना, अगर आपको हमारी ये सारी रिपोर्ट्स अच्छी लगती हैं तो आप हमें सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन होगी उतने ज़्यादा लोगों तक इस प्रकार की स्टोरीज पहुंचेंगी और उनको थोड़ा ज्ञान होगा कि युद्ध जो है वो विभिक्षा लेकर आता है और वो संदेश सुख का नहीं लाता। बॉर्डर पर रहने वाले लोगों की त्रासदी है, उनको वहीं रहना है, वहीं पैदा हुए हैं और वहीं दफन हो जाना है। तो मेरा मानना यह है कि उनके दुख और तकलीफ को हमें समझना चाहिए। हमारी सरकार को भी ये समझ आनी चाहिए कि उनकी आवश्यकता रोटी के साथ साथ वो बंकर भी है जो उनकी जान बचाने में सहायक सिद्ध होते हैं। तो मेरी ये सरकार से भी प्रार्थना रहेगी कि आप ऐसे इलाकों की छानबीन करके उनकी पहचान करके वहाँ बंकर बनाने का काम करें। ये भी हमारी सुरक्षा पद्धति को, सुरक्षा लाइन को मजबूत और पुख्ता बनाता है। इन शब्दों के साथ आपसे आज्ञा लेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।